हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। आनंद आ रहा है ना प्रश्नों में? आ रहे ना भाई? एंटिक एंटिक और है ना लॉजिकल प्रश्न, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। बहुत कुछ नया जो है ना दोस्तों आपके लिए है ना, नया जो है ना मैं लेकर के आ रहा हूँ। कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि मैं आपको कुछ न कुछ क्या दूँ दोस्तों, नए रूप में दूँ, कुछ न कुछ जो दूँ ना, हमेशा नए एडवाइस देता रहूँ। क्योंकि कारण है एक, जब आपका एक एवरेज लेवल पूरा होता है ना तो लेवल पार कर देना चाहिए। जब गेम खेलते हैं ना मोबाइल के अंदर तो अपन क्या करते हैं, एक लेवल पार हुआ ना दूसरा लेवल अपने आप आ जाता है। तो रीट वैक्सीन के अंदर अपन ने कई 3-4 स्टेप पार कर दिए थे, लेवल वाले क्वेश्चन भी कर दिए थे, नॉर्मल क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब तो अपन है ना उड़ान बढ़ने लगे हैं प्रश्नों की रफ्तार के साथ। टॉपिक वही है, उन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उन टॉपिकों में से अब लेवल वाले प्रश्न आ रहे हैं ना, जो इनके कितनी भी हिम्मत कर लो ये प्रश्न, उनसे छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं। भाई एग्जामिनर आपको काटने की कोशिश करेगा, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं, क्योंकि आपको उनको सिलेक्शन करवाना है। 30-35 हजार बच्चों का फॉर्म भर चुके हैं 15-16 लाख बच्चे। अब 15-16 लाख में से 30-35 हजार का सिलेक्शन करना है, मतलब इतने बच्चों को काटना है। कैसे काटेगा वो? यहीं कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, सर्वाधिक आपको फंसाने की कोशिश करेगा वो शिक्षण वीडियो में, क्योंकि उनको पता है ये 50 नंबर का कंटेंट है, इसमें बहुत कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है दोस्तों। बहुत ही क्या, अगर छोटी छोटी चीजों में से प्रश्न निकाल करके पूछ लेगा, हवा नहीं लगेगी कहां से आ गया। अपन छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर ध्यान देती नहीं है ना। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। मैं एप्लीकेशन में भी ये बात बता रहा हूं जिन बच्चों की क्लासेस चल रही है कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, छोटा सा छोटा और बड़ा सा बड़ा। इसलिए मैं छोटे से छोटे टॉपिक को भी क्लास बना करके डाल रहा हूं कि उसके अंदर भी कुछ है तो उसकी जानकारी भी आपके पास में होनी चाहिए। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसकी जानकारी भी आपके पास में न हो। हर एक टॉपिक की जानकारी होना जरूरी है दोस्तों, ये कहलाता है आपका। दूसरा, मेहनत के साथ में आप लगे रहें, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने कमेंट्स पढ़ने वापस बंद करें, प्रीमियर पे अपन आ गए, क्योंकि टाइम बचाना हमारा काम है दोस्तों, समय को व्यर्थ गुजारना मेरा काम नहीं है। मैं हमेशा इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करता हूं कि टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। समय सबका है ना, क्या बोलते हैं उसको, अमूल्य है। समय सबका अमूल्य है, उस समय की कदर करना हमारा फर्ज है दोस्तों। तो आपका 1 मिनट भी यदि यहाँ वीडियो देखने से वेस्ट होता ना, उसका दुख मुझे होता है कि ऐसा नहीं हो कि बच्चे को कहीं आधा घंटा मेरा वीडियो देखकर उसका टाइम वेस्ट हो गया और आधे घंटे में कुछ वो और तैयारी करता तो अच्छे नंबर ला सकता था। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठता के साथ, जोश के साथ में, मैं पूरी तैयारी के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में एकदम नए नए प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ। आप भी उतनी तेजी के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ ना, उतनी सामर्थ्यता के साथ में आइए, ताकि ये युद्ध का जो अपन अभ्यास करें ना दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास में आनंद आएगा। आप जितनी मेहनत करोगे हमें उतनी ही मेहनत करने का और मोटिवेट मिलेगा। हम आपके ऊपर निर्भर करते हैं दोस्तों, आपकी कितनी मेहनत है और कितनी नहीं है दोस्तों। एक बार मैं आपको कई बार दूसरे लोगों को भी बता चुका हूं और आपको भी बता रहा हूं। मैं बहुत सारे चैनल के ऊपर लोगों को देखता हूं शिक्षण विद्या में पढ़ाते हुए, प्रैक्टिस करवाते हुए ना, ये आपको वहां पे भीड़ भी आती है बच्चों की लाइव, 200 300 400 बच्चे तक, 500 बच्चे तक भी कहीं कहीं लाइव दिखते हैं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे सीनियर टीचर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, जहां जिसको जहां अच्छा लगे पढ़िए। लेकिन उनके प्रश्नों को मैं देख करके कह रहा हूं दोस्तों, वो अब रीट के 3 महीने पहले जितने प्रश्नों के लेवल की तैयारी करवा रहे ना, वो तैयारी तो अपन ने रीट वैक्सीन में आज से 4 महीने पहले कर ली है दोस्तों। तो अब तो अपना तो लेवल बढ़ना चाहिए ना उन लोगों से, भले कितने आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 100 आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं या 200 आ रहे हैं। मैं इन चीजों के ऊपर कभी नोट भी नहीं करता कि कितने बच्चों ने देखी है, बस मैं ये देखता हूं कि जितने बच्चों ने देखी है ना, उनके लिए कुछ न कुछ फायदा हो जाना चाहिए, उनके लिए कुछ न कुछ हो जाना चाहिए दोस्तों। तो ये आपका क्या है दोस्तों, धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपके। न मैं कभी आपको लाइक करने के लिए कहता हूं, ना आपको कभी शेयर करने के लिए कहता हूं, ना आपको मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं। हाँ, एक चीज के लिए जरूर बोलता हूं ना, कमेंट डाला कीजिए अपना, लाइव के अंदर नहीं, जो नॉर्मल कमेंट होता है उसमें कमेंट डाला कीजिए। उससे अपन को पता रहता है दोस्तों कि आपका क्या फीडबैक आ रहा है, हमें आगे जाकर के और क्या तैयारी करनी चाहिए और क्या नई चीज लानी चाहिए। जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी लगता है आपको, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, कमेंट देना चाहिए। 1 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगता, ये आपका फर्ज बनता है। बाकी कभी नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को आप अपने स्टेटस पे लगाओ, मेरे चैनल को लाइक करो, दोस्तों में शेयर कर दो, मत करो। अरे आप पढ़ने के लिए आप पढ़ लो, बस बहुत है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है ना। शेयर करवा के अपने चैनल को पॉपुलर नहीं करना है, जितने हैं उतने ही काफी है। और ये रीट के बच्चे, रीट गई और बच्चे गए, क्या कर लेंगे अपन इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों इन चीजों के ऊपर। तो आप तो केवल मन लगा करके तैयारी करो, बाकी थोत लेना और पॉपुलैरिटी अपन को चाहिए ही नहीं। मन लगा करके तैयारी करो, दम लगा करके तैयारी करो और दम लगा करके हमारे प्रश्न देखो। बात करेंगे क्लास के बाद में। सबसे पहला काम, आज पीपीटी देखो है ना, बहुत कह सकते हो इसको, बहुत ही खूबसूरत पीपीटी है ना। आप सबके लिए मैं आज एक रोज लाया हूं भाई, है ना। आप सबके लिए क्या लेकर के आया हूं, आज योग दिवस है। कौन सा दिवस है दोस्तों, योग दिवस है। योग दिवस पे मैं सबके लिए, आपके लिए क्या लेकर के आया हूं, एक रोज लेकर के आया हूं। इस फूल की तरह, इस फूल की खुशबू की तरह आप महक जाओ। जिस तरीके से ना खुशी से ये फूल खिला हुआ है ना, एक दिन रीट के बाद आपके चेहरे भी ऐसे खिले खिले मिले। ये शिक्षण विद्या आपके लिए इतनी कारगर हो दोस्तों। चलो अपन बात करेंगे। पहले लीजिए, आपका पहला प्रश्न आज का जो रहा दोस्तों ये रहा कि श्याम पट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था।
श्याम पट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न ये कह रहा है भाई श्याम पट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग, सबसे पहले श्याम पट्ट का प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, विलियम जेम्स, विलियमसन, विलियम मार्कस, स्वीट एंड मार्कस। 4 नाम दोस्तों दे रखे हैं यहाँ पे। विलियम जेम्स नाम है, विलियमसन नाम है, विलियम मार्कस नाम है और स्वीट एंड मार्कस नाम है। इन चारों में से सबसे पहले श्याम पट्ट, जो ब्लैक बोर्ड आप कक्षा के अंदर यूज करते हो, क्योंकि श्याम पट्ट का मतलब ये होता है, श्याम का मतलब काला वर्ण होता है दोस्तों, है ना, पट्ट का मतलब पट्टिकाएं, जो आयताकार श्याम पट्ट की पट्टिका है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाक से सही आंसर बता करके दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, आपका क्या स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों? टाइम स्टार्ट करने वाला हूं, और ये होता है आपका टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड के लिए आपके सामने प्रश्न है दोस्तों, 10 सेकंड में आपको आंसर देने, ओनली फॉर 10 सेकंड दोस्तों। कितने सेकंड दोस्तों? 10 सेकंड। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, खत्म। इतना ही टाइम मिलेगा आपको, है ना। देखिए प्रश्न कह रहा है श्याम पट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है विलियम जेम्स, विलियमसन, विलियम मार्कस या स्वीट एंड मार्कस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जेम्स। सबसे पहले श्याम पट्ट का जिसने प्रयोग किया था उस वैज्ञानिक का नाम था, उस शिक्षा शास्त्री का नाम था विलियम जेम्स दोस्तों। क्या नाम था? विलियम जेम्स। इस श्याम पट्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। इस श्याम पट्ट को दोस्तों ना परंपरागत सामग्री भी कहते हैं। कौन सी सामग्री कहते हैं दोस्तों? परंपरागत सामग्री। एक श्याम पट्ट एक मात्र ऐसी सामग्री है जो प्रत्येक विद्यालय में आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो एक इसके बारे में आपको क्या चीज याद रखनी है? यह एक प्रकार की कौन सी सामग्री है दोस्तों? यह एक प्रकार की परंपरागत सामग्री है। दूसरी आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, इसकी आकृति जो होती है ना वह कैसी होती है? आयताकार होती है दोस्तों। एक चीज इसके ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, इसकी आकृति आयताकार होती है। इस पर कार्य करते समय बाएं से दाईं तरफ चला जाता है ना, बाएं से दाईं तरफ इसमें कार्य किया जाता है दोस्तों। चाहे वो आपको अगर प्रश्न घुमा करके पूछ लेना कि कोई मान लो अगर राइट हैंड से न लिख करके लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, तो वो श्याम पट्ट के किस तरफ से कार्य करते हुए किस तरफ जाएगा? वो बाएं से दाएं तरफ ही जाएगा, ये फिक्स है। वो किसी भी हाथ में पेन पकड़े, हाथ जब श्याम पट्ट पर अपन काम करते हैं ना, तब अपने हाथ का जो कोण बनता है ना दोस्तों, वो कितना बनता है? आपके 45 डिग्री का बनता है। और क्या याद ध्यान रखना है, श्याम पट्ट को साफ जो किया जाता है ना, वह कपड़े से ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता है दोस्तों। श्याम पट्ट को साफ कैसे किया जाता है दोस्तों? ऊपर से नीचे की तरफ श्याम पट्ट को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। इसको शिक्षक का परम मित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शिक्षक का परम मित्र। शिक्षक का परम मित्र भी किसको कहते हैं? आपके श्याम पट्ट को कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी आपको हल्की सी श्याम पट्ट के बारे में रखनी है भाई। ये ना एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा सहायक सामग्री है जिसको क्लास में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय में भी ये उपस्थित रहती है। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है भाई। परंपरागत सामग्री है, इसको शिक्षक का परम मित्र कहते हैं। आयताकार इसकी आकृति होती है, बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। 45 डिग्री का कोण होता है। इसको साफ करने का जो जानकारी रखनी, क्या रखनी है भाई? ऊपर से नीचे की तरफ इसको साफ किया जाता है। और इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम जेम्स। क्लियर दोस्तों? तो ये लीजिए आज का आपका एक छोटा सा सरल प्रश्न दोस्तों। शैक्षिक क्रांति, कौन सी क्रांति दोस्तों? शैक्षिक क्रांति सहायक सामग्री के द्वारा लाई जा सकती है। उपयुक्त कथन कहा था। यह कथन है कि शिक्षा में शैक्षिक क्रांति केवल और केवल सहायक सामग्री के द्वारा लाई जा सकती है। यह कथन किसने कहा था? कोठारी आयोग ने, एनसीईआरटी ने, मुदालियर आयोग ने या एनसीएफ 2005 ने? आपका सही जवाब देना है भाई यहाँ पे कि ये बात कोठारी आयोग ने की थी, एनसीईआरटी ने की थी, मुदालियर आयोग ने की थी या एनसीएफ 2005 ने की थी दोस्तों। आंसर आपके सामने आएगा। इसका आंसर तो आपको आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको ना कितनी बार करवा चुका हूं, नो डाउट दोस्तों। कितनी बार जो है ना दोस्तों मैं आपको ये सवाल करवा चुका हूं। ये होता है आपका टाइम स्टार्ट ना, 10 सेकंड, ओनली फॉर 10 सेकंड दोस्तों। ऐसे निकल जाते हैं 10 सेकंड। 10 सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए। 7, 8 दोस्तों, 9 सेकंड, 10 सेकंड। टाइम अप दोस्तों, टाइम अप। कोठारी आयोग ने, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? कोठारी आयोग के द्वारा यह बात कही गई है कि कोठारी आयोग के द्वारा यह बात कही गई है कि शिक्षा में यदि आप शैक्षिक क्रांति लाना चाहते हो तो विद्यालय में अधिक से अधिक सहायक सामग्री को उपलब्ध कराना चाहिए। और यह कोठारी आयोग कौन लेकर के आया था दोस्तों? इसकी अपन बात करें तो यह कोठारी आयोग जो लेकर के, शाम कैसे हो रहा भाई, ये कोठारी आयोग जो लेकर के आए थे ना दोस्तों, उसका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। भाई क्या नाम था भाई? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये दौलत सिंह जी कोठारी इसको लेकर के आए थे। ये दौलत सिंह जी कोठारी कहाँ के थे? तो जहां से आपकी क्लास चल रही है ना वो वहां के थे।
उदयपुर के थे दोस्तों। कहाँ के थे ये दौलत जी कोठारी? उदयपुर के थे। ये सन 1964-66 में कोठारी आयोग लेकर के आए थे, जिसको हम कहते थे कोठारी कमीशन। उसके अंतर्गत इन्होंने एक बात बताई थी कि विद्यालय में यदि शैक्षिक क्रांति लाना चाहते हो, स्कूल में यदि शैक्षिक क्रांति लाना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अधिक से अधिक सहायक सामग्री का प्रयोग में लानी चाहिए। यह बात किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के द्वारा की गई है। कोठारी आयोग में यह बात बताई गई है दोस्तों। ये लीजिए एक आपका इजी सा प्रश्न और बहुत सिंपल भाई, सहायक सामग्री के प्रश्न है। आज किसके प्रश्न है? आपके शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के प्रश्न है। यह प्रश्न पूछ रहा है फिल्म पट्टिकाएं, ये एक प्रकार की सहायक सामग्री होती है दोस्तों। कैसी सामग्री होती है? दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है फिल्म पट्टिकाएं। तो फिल्म पट्टिकाओं की चौड़ाई कितनी होती है? ये चौड़ाई पूछ रहा है दोस्तों। चौड़ाई और लंबाई में आपको पता है भाई, ये चौड़ाई कहलाती है, ये लंबाई। ये पूछ रहा है भाई इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 mm पॉजिटिव फिल्म, 20 mm पॉजिटिव फिल्म, 35 mm पॉजिटिव फिल्म, 40 mm पॉजिटिव फिल्म। यदि आपको पता है तो उसका आंसर दीजिए, बाकी फिर मैं आपको बताता हूं ये पॉजिटिव फिल्म क्या होती है दोस्तों, है ना। एक बार आप अपना आंसर दीजिए, फिर अपन दोस्तों दूसरी बातें चेक करते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं। 10 सेकंड के लिए आपके सामने प्रश्न खड़ा है। 10 सेकंड है आपके पास में, आप सोच करके इसका उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। 6 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा तरीका मैंने अपनाया, मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। टाइम अप, ये बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे 10 सेकंड वाला, है ना। इसमें क्या होता है कि आपको एक अभ्यास हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और किस तरीके से एग्जाम की तैयारी में आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए दोस्तों। इसका ऊपर ध्यान रखना है भाई। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है फिल्म पट्टिकाएं दोस्तों। ये फिल्म पट्टिकाओं को आप है ना फिल्म स्ट्रिप जिसे कहते हो, क्या कहते हो दोस्तों? फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्ट्रिप के बारे में आपने सुना होगा। ये एक प्रकार की कौन सी सामग्री है आपकी? यह एक प्रकार की दृश्य सामग्री है भाई। कौन सी सामग्री है? एक प्रकार की दृश्य सामग्री है। दृश्य सामग्री को हम कहते हैं दोस्तों फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप क्या होती है? जो पुराने समय में कैमरे में जो एक रील चलती थी ना, जिसको अपन नेगेटिव कहते थे। नेगेटिव अलग से फोटो बने हुए होते थे उसके ऊपर अस्थायी, जिसको नेगेटिव से पॉजिटिव किया जाता था दोस्तों, है ना। वो एक रील होती थी लंबी सी, है ना। ये देखा होगा आपने, जब बचपन में वो कैमरे चलाए होंगे तो कैमरे को आपने देखा ही होगा, जिसमें जानवरों के, सेलिब्रिटियों के ऐसा, है ना, जैसे फोटो बने हुए होते थे तीर्थ स्थलों के, अपन देखते थे उस कैमरे के अंतर्गत। वो भी फिल्म स्ट्रिप के आधार पर काम करता था। ये दृश्य सामग्री है दोस्तों। उसी फिल्म स्ट्रिप को कहते हैं हम फिल्म पट्टिकाएं दोस्तों। उसके अंदर जो रील होती थी ना दोस्तों, वो ऐसे होती थी, एक लंबी सी घुमावदार, जिसमें ऐसे ऐसे क्या बने होते थे दोस्तों? बॉक्स बने हुए होते थे। बॉक्स बने हुए होते थे ना। अब इसकी लंबाई अलग अलग हो सकती थी, 28 फोटो वाली भी आती थी, 32, 36 अलग अलग आती थी दोस्तों। लेकिन सबकी जो ये चौड़ाई थी ना, वह सबकी एक जैसी रहती थी। एक गड्डी की एक रोल टाइप है ना, कपड़े सिलने की जो गिटक आती ना, उसी तरह एक रोल आता था जिसमें पैक हुई होती, कैमरे में फिट होती थी, फिर उसका फोटो खींचते थे। वह नेगेटिव से पॉजिटिव होती थी ना, इसलिए इसको पॉजिटिव फिल्म कहते थे दोस्तों। तो इसकी जो ये चौड़ाई जो होती थी ना, इसकी साइज होती थी आपके 35 mm पॉजिटिव फिल्म। क्या होती थी दोस्तों? 35 mm पॉजिटिव फिल्म। अब आपको ये तो पता है भाई, दृश्य सामग्री को हम फिल्म स्ट्रिप के अंतर्गत गिना जाता है। अब आपको फिल्म स्ट्रिप में बड़ी पहचानी हो तो वो ऐसे दे देना, फिल्म पट्टिकाओं की चौड़ाई कितनी होती है? भाई दृश्य सामग्री ही है, तो दृश्य सामग्री से रिलेटेड प्रश्न तो पूछ ही सकता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों। ऐसी हल्की हल्की जानकारी भी अपन को क्या करनी है? एकत्रित करनी है। तो 35 mm पॉजिटिव फिल्म कहलाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 mm पॉजिटिव फिल्म। 35। ये लीजिए आपका एक हल्का सा प्रश्न। वह वास्तविक पदार्थ जो पूर्ण रूप से वास्तविक अवस्था में होता है वह कहलाता है। यह कहता है कि वह रियल ऑब्जेक्ट जो वास्तविकता में रियल में ही होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रियलिया, डायोरेमा, प्रदर्शन या प्रतिरूप। यह तो बहुत सिंपल प्रश्न है भाई। इसका आंसर अगर आप नहीं दे पाए हो ना, तो इसकी मतलब अपनी नैया डूबने वाली है भाई, कुछ नहीं हो सकता। इसका प्रश्न आपको आंसर आ जाना चाहिए। सब बच्चों का इसका आंसर सही आ जाना चाहिए। बहुत इजी प्रश्न है, इसके ऊपर तो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं दोस्तों, है ना। कई बार। टाइम अप, है ना, टाइम अप। 10 सेकंड ही मिलेंगे आपको। ये कह रहा है कि वह वास्तविक पदार्थ जो पूर्ण रूप से वास्तविक अवस्था में होता है, जो वास्तविकता में रियल ऑब्जेक्ट है, उसको रियल जो जैसा है उसको उसी तरह प्रस्तुत करना, है ना। जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर को मार्कर ही ला करके, कोई डेमो वेमो नहीं, कोई मॉडल वॉडल नहीं, इसी रूप में प्रदर्शित करना, इसको हम क्या कहेंगे? रियलिया कहते हैं, डायोरामा कहते हैं, प्रदर्शन कहते हैं या प्रतिरूप कहते हैं दोस्तों। तो इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों रियलिया। क्या कहेंगे दोस्तों? रियलिया कहते हैं। रियलिया का मतलब क्या होता है? इसके अंदर रियलिया का मतलब होता है दोस्तों रियल पदार्थ, जो वैसा पदार्थ जो जिस अवस्था में हो भाई, है ना। ऐसे पदार्थ को हम जो जिस अवस्था में हो, जैसे आप मान लीजिए कि आप रियल की अपन बात करें दोस्तों, तो रियल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जो जिस अवस्था में होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको मटकी बतानी है किसी बच्चे को, तो मटकी जो बताओगे वो किस अवस्था में बताओगे दोस्तों? उसी अवस्था में बताओगे जैसी मटकी होती है। तो आप जब मटकी को मटकी की तरह ही बता रहे हो ना, तब तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक तरीके से जो सामग्री कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी? आपकी रियलिया सामग्री कहलाएगी दोस्तों।
और इसी के अंतर्गत एक दूसरी सामग्री जो मैंने लिखी हुई है ना दोस्तों, वह कौन सी लिखी हुई है आपके, डायोरेमा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिख रखी है यहाँ पे डायोरेमा। डायोरेमा का मतलब क्या होता है, यह भी एक प्रकार का होता तो रियल ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन इसका जो प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो वास्तविक पदार्थ की अनुपस्थिति के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, डायोरेमा का वास्तविक पदार्थ की। ये जैसे रियालिया का मतलब हो गया, जैसे आप मटकी बता रहे हो तो वो की वो मटकी बता दी, आप औजार बता रहे हो तो वो के वो औजार बता दिए, है ना, वैसी की वैसी सामग्री प्रस्तुत कर दी तो वो कहलाएगी रियालिया। डायोरेमा क्या होती है, ये आपके दैनिक क्रियाकलाप से जुड़े हुई चीजों की आकृति बनी हुई होती है। जैसे खेती में कोई किसान काम करता है, तब वो ऐसी कोई टॉपिक पढ़ाना है तो खेती से किसान बैल हल थोड़ी ला सकते हो, तो मार्केट में एक चित्र मिलेगा आपको, एक लकड़ी का बना हुआ मिलेगा जिसमें किसान हल को जोत रहा है, वो चित्र ला करके आपने बता दी, अब वो क्या कहलाएगा आपको, डायोरेमा कहलाएगा। तो ऐसी सामग्री जो वास्तविक अवस्था में हो वह तो कहलाएगी आपकी रियालिया। और डायोरेमा किसे कहते हैं, व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़े क्रियाकलापों का मॉडल चित्र को हम क्या कहते हैं, जिसका मॉडल प्रतिरूप बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है आपको, डायोरेमा। इन दोनों की एक खास बात यह है कि ये दोनों विशेष जाति समूह या संस्कृति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है, विशेष जाति या समूह संस्कृति के लोगों के द्वारा, विशेष जाति या समूह संस्कृति, विशेष जाति या समूह संस्कृति के लोगों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। क्लियर दोस्तों यहां तक। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। ये रहा भाई, सेक्सटेंट का आविष्कार किसने किया दोस्तों, सेक्सटेंट के बारे में पूछ रहा है। यह एक प्रकार की कौन सी सामग्री है, दृश्य सामग्री है सेक्सटेंट। इसका आविष्कार किसने किया, जॉन हेडले, टॉमस गॉडफ्रे या गॉडफ्रे या एवबी दोनों या दोनों नहीं, इसका आंसर आपको देना है। ये रही आपकी टाइमिंग स्टार्ट। ये पूछ रहा है सेक्सटेंट का आविष्कार किसने किया, भाई जॉन हेडले ने किया है, टॉमस गॉडफ्रे ने किया या दोनों ने एक साथ मिलकर के किया है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। सेक्सटेंट के बारे में पूछा है सवाल, किसके बारे में पूछा है दोस्तों, सेक्सटेंट। और टाइम अप। सेक्सटेंट के बारे में पूछा है कि इसका सही वास्तविक जनक कौन है, भाई जॉन हेडले हैं या अपन क्या कह सकते हैं उसको, सेक्सटेंट के बारे में पूछा है कि जॉन हेडले हैं, टॉमस गॉडफ्रे या एवबी दोनों हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना भाई, सेक्सटेंट का आविष्कार इन दोनों ने एक साथ 1930 में अलग अलग किया दोस्तों। कब किया दोस्तों, इन दोनों ने किया था, इन दोनों ने अलग अलग आविष्कार किया और दोनों ने किसका आविष्कार किया, इस सेक्सटेंट का ही आविष्कार किया था। ये सेक्सटेंट क्या होती है दोस्तों, ये ज्योग्राफी भूगोल में काम ली जाने वाली एक प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री है, जिसमें आंखों के द्वारा दूरी पर बनने वाले दो कोणों को मापा जाता है, बिंदु को मापा जाता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों सेक्सटेंट। तो ये सेक्सटेंट किसे कहेंगे, जॉन हेडले और टॉमस गॉडफ्रे के द्वारा 1930 में अलग अलग एक साथ में सेक्सटेंट का आविष्कार किया गया था। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, ग्रामोफोन के संदर्भ में असत्य कथन है, किसके बारे में पूछा है दोस्तों, इसने ग्रामोफोन के बारे में पूछा है। ग्रामोफोन के बारे में इसमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है, संगीत की शिक्षा देने में उपयोगी है, इसमें रिकॉर्डिंग अस्थायी रहती है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने दे रखे हैं और चारों ऑप्शन के लिए यह रहा आपका टाइम स्टार्ट नाउ दोस्तों। यह आपका टाइम स्टार्ट होता है दोस्तों। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न को भी सोचने के लिए, 10 से ज्यादा सेकंड आपको किसी भी प्रश्न को सोचने के लिए नहीं मिलेंगे दोस्तों। यहां आपको क्या रखना है दोस्तों, हल्का सा, अरे आगे 11 मिनट चले गए दोस्तों, 11 सेकंड चले गए। ये कह रहा है संदर्भ में असत्य कथन है भाई, संगीत शिक्षा देने में उपयोगी है, इसमें रिकॉर्डिंग अस्थायी रहती है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये संगीत शिक्षा के लिए उपयोगी है, ये तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि ग्रामोफोन जो है ना वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संगीत शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, नृत्य शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। यह तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद में अपन बात करें, इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है ना दोस्तों वह क्या होती है आपकी, अस्थायी होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसकी रिकॉर्डिंग 100% अस्थायी होती है। अब इन दोनों में से मैंने पहले आपको ये चीज बता रखी है, जब ये चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन ऐसे हो जो एक दूसरे से विपरीत हो तो 99% उन दोनों में से ही एक आंसर होगा, ये तय है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि किसको बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में बदलता है या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है दोस्तों। तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ये लाइन तो बिल्कुल सही है। गलत ये लाइन होगी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बदलता, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यहां पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला आंसर बिल्कुल 100% आपका क्या हो जाएगा, यहां पे सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों, यहां पे गलत होंगे। ये ग्रामोफोन भी कैसे दोस्तों, एक प्रकार की सहायक सामग्री है दोस्तों। कौन सी सामग्री है दोस्तों, सहायक सामग्री जो है ना इसको माना जाता है। इसका आविष्कार की बात करें तो 1876 में इसका आविष्कार हुआ था, थॉमस आल्वा द्वारा इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। थॉमस आल्वा, क्या नाम था भाई, थॉमस आल्वा द्वारा इसका आविष्कार किया गया। कब किया गया, तो 1876 में किया गया। ये हल्की सी लाइनें भी इसको बारे में आपको याद रखना भाई, थॉमस आल्वा द्वारा इसका आविष्कार किया गया और कब किया गया, तो 1876 में किया गया ग्रामोफोन का।
अब देखिए टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया? ये एक प्रकार की कौन सी सामग्री है दोस्तों? श्रव्य सामग्री है भाई। कौन सी सामग्री है? एक प्रकार की श्रव्य सामग्री जिसे अपन सुनते हैं दोस्तों, है ना। ग्रामोफोन भी श्रव्य सामग्री और ये भी कौन सी सामग्री है? श्रव्य सामग्री। तो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? वोल्मेयर पॉल्सन द्वारा, थॉमस अल्वा द्वारा, मार्कोनी द्वारा या विलियम जेम्स द्वारा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों और ये रही आपकी टाइमिंग। यहां तो आप दिमाग लगा करके भी ऑप्शन को पहचान सकते हो दोस्तों, हल्का सा दिमाग लगाना है आपको, अपने आप जो है ना ऑप्शन पहचान में आ जाएगा दोस्तों। ये पूछ रहा है भाई टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये देखिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टाइम अप दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो इसका जो सही टेप रिकॉर्डर का सोरो, तो इसका नाम आएगा आपके वोल्मेयर पॉल्सन के द्वारा किया गया दोस्तों। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसके द्वारा? वाल्डेमर पॉल्सन के द्वारा। थॉमस अल्वा जो है इसने कौन सा किया था? अभी बताया मैंने, ग्रामोफोन का किया था। मार्कोनी रेडियो का माना जाता है। और विलियम जेम्स ने क्या किया था दोस्तों? तो विलियम जेम्स ने जो किया था वो किया था इनका अपने टेप रिकॉर्ड श्यामपट्ट का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये चारों ऑप्शन आपको इसमें याद रखने दोस्तों। ये देखिए मैं केवल, मेरा लक्ष्य कभी भी, मेरा टारगेट कभी भी ये नहीं रहता है कि केवल आपको एक प्रश्न कंप्लीट करा दिया जाए या ऑप्शन का आंसर बता दिया जाए। सही उस चारों ऑप्शन में से जितनी डिटेल में आपको दे सकता हूं उतनी डिटेल में आपको निकाल करके देता हूं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कुछ भी नहीं छोड़ता हूं दोस्तों। ये मेरा शुरू से टारगेट रहा है। केवल ऑप्शन बताना अपना काम नहीं, आंसर बताना। आंसर तो हर कोई बता रहा है, आंसर बताने में तो क्या है, आप खड़े होकर के यहां आकर के आंसर बता दोगे, आंसर बताने में कौन सी बड़ी बात है? आंसर सही बताना अलग बात है, लेकिन उन चारों ऑप्शन में जितनी डिटेल छुपी हुई है मैं उतनी की उतनी डिटेल निकाल के भी आपको दे रहा हूं। एक एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज, ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। यहां से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। यहां पे अगर मैं पौन घंटे की या आधे घंटे की क्लास ले रहा हूं ना, तो यहां पे केवल आपके 15-20 प्रश्न कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। उन 15-20 प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपके दिमाग में, क्योंकि मैं उस विषय के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको एक साथ में दे देता हूं दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया दोस्तों? 1925, 1924, 1927 या 1929? दो ऑप्शन, आप चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। टेलीविजन यह श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। कौन सी सामग्री के अंतर्गत आता है? श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया दोस्तों? टेलीविजन के बारे में पूछा है। टेलीविजन का आविष्कार कब किया गया था? 1925, 1924, 1927 या 1928? टाइम अप दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने था। पूछा किसके लिए था दोस्तों? टेलीविजन के बारे में पूछा था। तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया था ना, वो कब किया गया था दोस्तों? 1925 के अंतर्गत किया गया था। कब किया गया था? टेलीविजन का आविष्कार 1925 में किया गया था दोस्तों। पहले जॉन के द्वारा किया गया था, पहली बार इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों, है ना। पहली बार जब इसका आविष्कार, इसका रिलेटेड और प्रश्न तो नहीं है दोस्तों? नहीं है, फिर मैं ये चीज आपको यही समझा दूं। बिल्कुल 1925 में इसका आविष्कार किया गया था और इसका आविष्कार 1925 में जब जॉन के द्वारा, मिस्टर जॉन के द्वारा जो है ना दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था। और जॉन ने जब इसका आविष्कार किया था ना, जॉन के द्वारा जब इसका आविष्कार किया गया था ना, तब इस टेलीविजन को क्या कहते थे? द टेलीविजर। क्या नाम था इसका? द टेलीविजर पे इसका नाम था, है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूं, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। द टेलीविजर नाम रखा था इस टेलीविजन का, है ना। तो सबसे पहले इस टेलीविजन के ऊपर इन्होंने, है ना, एक कठपुतली का कार्यक्रम प्रसारित किया था। किसका कार्यक्रम दोस्तों? कठपुतली का कार्यक्रम प्रसारित किया था। और इस कठपुतली जो थी ना, यहाँ पे जिस कठपुतली का आपका एक कठपुतली का कार्यक्रम स्थापित किया गया था, और ये जो कठपुतली थी ना, उसका इस कठपुतली का, है ना दोस्तों, एक नाम भी रखा था। बहुत सिंपल सा नाम था, स्टिकी। क्या नाम था दोस्तों? स्टिकी। कठपुतली का क्या नाम रखा था इन्होंने? स्टिकी। स्टिकी नाम की इनकी कठपुतली थी जिनका कार्यक्रम इन्होंने प्रसारित किया था। तो मिस्टर जॉन ने 1985 में द टेलीविजन का आविष्कार किया था, जिसे हम टेलीविजन कहते हैं दोस्तों। उन टेलीविजन को जब ये पहली बार आविष्कार करके कहां पहुंचे, है ना, एक संपादक के पास पहुंचे थे, न्यूज एंकर के पास में, और वहां जाकर के बोला कि मैंने ऐसा आविष्कार किया। तो जैसे उन्होंने बोला कि चला करके बताओ, तो वो अपने इनको कार्यालय में लेकर के गए थे। और जैसे उन्होंने ये टीवी चला करके कठपुतली इस स्मिटी को बताया ना, इसको अपने स्टिकी को बताया ना, वो देखते ही सारे के सारे संपादक डर के मारे भाग गए थे। कि पहली बार टीवी आई थी ना, वो क्या डर के मारे भाग गए थे। बॉबी देओल की किसी पिक्चर भी है ना, ऐसा मुंबई से आया मेरा दोस्त टाइप की कोई पिक्चर है, जिसमें टीवी चला जाए तो घर वाले, गांव वाले डर के मारे भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ उस समय भी होता, वास्तविकता में भी ऐसा हुआ था जब पहली बार टीवी, है ना, संपादकों को दिखाई गई थी अखबार वालों को न्यूज छपाने के लिए। तो ये टेलीविजन के बारे में हल्का सा इतिहास है। ये टेलीविजन कौन सी सामग्री कहलाती है? तो टेलीविजन ऑडियो विजुअल सामग्री कहलाती है दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री में इसको ऐड किया जाता है। आजकल शैक्षिक टीवी भी बहुत प्रचलित में है दोस्तों। शैक्षिक टीवियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री का भाग हार्डवेयर है। बिल्कुल दोस्तों सही है। तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री को दो भागों में बांटा गया है, एक हार्डवेयर, एक कौन सा बांटा गया है दोस्तों? सॉफ्टवेयर। तो ये पूछ रहा है कि हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। अब यानी कि उपभाग कह सकते हैं अपन। कौन सा? पहले तो तकनीकी के आधार पर दो भागों में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब ये पूछ रहा है कि हार्डवेयर को कितने उपभागों में बांटा गया है भाई? 2, 5, 6, 7। आंसर दीजिए फटाक से, बिना सोचे समझे। बहुत इजी वाला प्रश्न है। ये रहा, टाइमिंग स्टार्ट नाउ दोस्तों। फटाक से इसका आंसर दीजिए भाई।
10 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। 10 सेकंड काफी होते हैं दोस्तों, 10 सेकंड कोई कम नहीं होते इनका आंसर देने के लिए। टाइम अप, टाइम अप दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा 2। देखिए सबसे पहले तकनीकी के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों? तकनीकी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है दोस्तों आपके हार्डवेयर, एक बांटा गया है दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर, है ना। इस हार्डवेयर को वापस 2 भागों में बांटा है दोस्तों। एक तो बांटा है आपके सरल हार्डवेयर और एक बांटा है दोस्तों जटिल हार्डवेयर। किसमें बांटा है दोस्तों? जटिल हार्डवेयर। सरल हार्डवेयर का मतलब क्या हो गया? जिनको रिपेयरिंग करना आसान हो, जिनको ठीक करना आसान हो। जैसे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में क्या होता है दोस्तों कि उनको रिपेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती आसानी से, क्योंकि छोटी छोटी वायरिंग होती, लंबी लंबी वायरिंग होती है, उसको आराम से ठीक कर देते हैं। लेकिन जैसे रेडियो, रेडियो की बहुत बारीक बारीक वायरिंग होती है, उनको ठीक करने में दिक्कत होगी, तो रेडियो क्या कहलाएगी? इसकी जटिल सामग्री कहलाएगी। तो ये पूछ रहा है हार्डवेयर को कितने भागों में बांटा है? तो हार्डवेयर को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, सरल और जटिल। ये लीजिए आपका प्रश्न। प्रोजेक्टर है, क्या पूछा है इसने? प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर सामग्री के लिए पूछ रहा है। कौन सी सामग्री भी? श्रव्य दृश्य सामग्री, प्रक्षेपित व दृश्य सामग्री, है ना, प्रक्षेपित व श्रव्य सामग्री या अप्रक्षेपित व दृश्य सामग्री। ये टाइम आपका यहां पे स्टार्ट करता हूं मैं इस प्रश्न के लिए। ये छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में तो गलती होनी नहीं चाहिए। ऐसे प्रश्नों में तो 100% आपके आंसर क्या आने चाहिए दोस्तों? सही आने चाहिए, बिल्कुल कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 10 सेकंड आपको मिले, 10 सेकंड के बाद में आपका टाइम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है यहां से। और प्रोजेक्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्टर दृश्य सामग्री में आता है। कौन सी सामग्री में आता है दोस्तों? दृश्य सामग्री में आता है। दूसरा प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित को समझिए। प्रक्षेपित का मतलब होता है दोस्तों प्रक्षेपण करना। प्रक्षेपण का मतलब मैं इस जगह पे खड़ा हूं, किसी चीज को मैं फेंकता हूं तो यह चीज तो खड़ी दिखेगी किसी और जगह पे, वो प्रक्षेपण कहलाएगा। और अप्रक्षेपित का मतलब जिस चीज को जहां लगाओगे वो चीज वहीं पे दिखेगी, वो कौन सी सामग्री कहलाएगी? आपकी अप्रक्षेपित सामग्री कहलाएगी। तो प्रोजेक्टर एक प्रक्षेपित सामग्री, क्योंकि इस जगह पे लगाओगे वो किसी और जगह पे दिखेगी, इसका प्रक्षेपण होता है। तो एक तो ये कौन सी सामग्री है? दृश्य। तो यहां पे श्रव्य दे रखा है, आगे ये नहीं होगा, बिल्कुल दृश्य है और प्रक्षेपित भी है, 100% यही होगा। प्रक्षेपित और श्रव्य नहीं है, अप्रक्षेपित और दृश्य नहीं है दोस्तों। ये कौन सी सामग्री है? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। प्रक्षेपित सामग्री भी और साथ में कौन सी सामग्री है दोस्तों? दृश्य सामग्री भी है। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। एनसीईआरटी ने सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार नहीं बताया दोस्तों? क्या पूछा है इसने? एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों के अलग अलग के प्रकार बताए। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर अलग प्रकार है, तकनीकी के आधार पर अलग प्रकार है, प्रक्षेपण के आधार पर अलग प्रकार है, एनसीईआरटी के आधार पर अलग प्रकार है। तो ये पूछ रहा भाई एनसीईआरटी के आधार पर जो प्रकार बताए गए हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है? क्या प्रक्षेपित सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या ग्राफिक सामग्री? इसमें से कौन सा प्रकार नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। ये लीजिए मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं 10 सेकंड के लिए और खुल करके इसका आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इजी और बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में आपको कभी पीछे नहीं हटना चाहिए भाई। ये लीजिए आपका टाइम अप, है ना। अरे कोई बात नहीं, 40 पल थोड़ा जल्दी हो गया ना, बहुत स्पीड से बंद कर दिया, पहली बार बंद किया जल्दी, बाकी टाइमिंग से ना। अरे कितनी तेज गति से बोल रहा हूं रे दोस्तों, कितना भाग भाग करके आपको पढ़ा रहा हूं, कितना टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं ना। अब भी आप मुझे नहीं समझ पाओ तो मैं मतलब क्या कहूं अब आपको, है ना। इतनी मेहनत, मैं ईमानदारी से बहुत मेहनत करता हूं इन प्रश्नों के पीछे। ये मैं मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं कि जताना नहीं चाह रहा हूं आपको कि मैं इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं वास्तविकता में इन प्रश्नों के पीछे दोस्तों आप मेरे मतलब ये किताबों की ना थड़ी लगी हुई है ऐसे ऐसे, अगर मैं उठा करके बताऊं ना यूं तो पता ही नहीं चलेगा कि इतनी सारी किताबें इकट्ठी कर रखी, जहां से कहां से कंटेंट लेकर के आ रहा हूं मैं। तो दोस्तों यहां मैं बहुत वास्तविकता में ये पूछ रहा भाई एनसीईआरटी ने कौन सी सहायक सामग्री नहीं बताई, तो यहां पे सही बताई प्रक्षेपित सामग्री, श्रव्य, दृश्य। यहां एनसीईआरटी ने दोस्तों 6 प्रकार की सहायक सामग्री बताई दोस्तों। एक तो आपकी प्रक्षेपित बताइए, बिल्कुल सही है। एक आपकी श्रव्य बताइए, ये भी सही है। एक आपकी ग्राफिक बताइए, सही है। 3 तो ये हैं और 3 कौन सी? एक तो आपकी प्रदर्शन, एक आपकी प्रक्रिया और एक आपकी त्रिआयामी। कौन सी होगी दोस्तों? त्रिआयामी। ये 6 प्रकार की सामग्री के, ये 6 प्रकार की सहायक सामग्री बताइए। किसने बताई है? एनसीईआरटी के द्वारा। प्रक्षेपित सामग्री, श्रव्य सामग्री और ग्राफिक सामग्री। इनको 3 भागों में कैसे बांटेंगे? प्रदर्शन सामग्री, प्रक्रिया सामग्री और अपन क्या कह देंगे इसको? त्रिआयामी सामग्री। ये 6 प्रकार की किसके द्वारा दी गई? तो 6 की 6 प्रकार की एनसीईआरटी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा बताई गई दोस्तों? एनसीईआरटी के द्वारा। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा दृश्य सामग्री, क्योंकि इसने क्या पूछा है भाई? इसने पूछा है नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? दृश्य सामग्री नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दृश्य सामग्री इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आज की क्लास का आपका और अट्रैक्टिव और सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही गरीब प्रश्न, इससे ज्यादा गरीब तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। सहायक सामग्री के रूप में सबसे पहले प्रयुक्त किया जाना चाहिए। भाई सहायक सामग्री को अलग अलग प्रूफ, अलग अलग प्रस्तुत करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये कह रहा है सबसे पहले किसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए? वास्तविक पदार्थ, मॉडल या चित्र, चार्ट, शामपट या चित्र। तो ये रहा दोस्तों आपको टाइमिंग, 10 सेकंड का टाइमिंग मिलेगा आपको हर बार हर प्रश्न की तरह। ये होता है आपका टाइम स्टार्ट दोस्तों। 10 सेकंड में इसका आंसर
आंसर दीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है, घुमावदार प्रश्न है, सोच समझ करके उसका आंसर देना और अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता रहना कि कितना आपने प्रश्न सही बताए और कौन सा गलत। टाइम अप होता दोस्तों। ये पूछ रहा है सहायक सामग्री के रूप में सबसे पहले प्रयुक्त किया जाना चाहिए दोस्तों। तो सहायक सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हो तो सबसे पहले सामग्री का प्रयुक्त करो वास्तविक पदार्थ का। किसका करो दोस्तों? सबसे पहले प्रयुक्त करो वास्तविक पदार्थ। फिर यदि वास्तविक पदार्थ नहीं मिल रहे ना तो इसके प्रति रूप को प्रस्तुत करो दोस्तों। फिर प्रतिरूप यदि नहीं मिल रहे ना दोस्तों तो फिर चार्ट बना करके ले जाओ, और फिर चार्ट नहीं मिल रहा है ना दोस्तों तो फिर उसको श्याम पट पर समझाओ। ये इसका एक प्रकार बताया दोस्तों। तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए वास्तविक पदार्थ की। वास्तविक पदार्थ पॉसिबल नहीं है तो फिर उसका प्रतिरूप लेकर के जाओ, मॉडल लेकर के जाओ। मॉडल नहीं ले जा पा रहे हो तो फिर चार्ट लेकर के जाओ, और चार्ट नहीं ले जा पा रहे हो तो लास्ट में क्या लेकर के जाओ? श्याम पट पर उसको समझा दो। ये कह रहा है सहायक सामग्री के रूप में सबसे पहले प्रयुक्त किया जाना चाहिए तो सबसे पहले इस वास्तविक पदार्थ को प्रयुक्त किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए? वास्तविक पदार्थ। फिर मॉडल, है ना, मॉडल चित्र, फिर आता है आपका चार्ट, और फिर जो आता है वो क्या आएगा? आपका श्यामपट चित्र। यहां पे जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये हो रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक सामग्री का सिद्धांत नहीं है? सहायक सामग्री के सिद्धांत बताए गए हैं दोस्तों ना, 6 से 7 तरीके के उसके क्या होते हैं दोस्तों? सिद्धांत होते हैं। मुख्य रूप से 6 होते हैं और बाकी 7 माने गए। तो इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेरणा का सिद्धांत, स्पष्टीकरण का सिद्धांत, शब्दकोश में वृद्धि का सिद्धांत, या शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार नहीं होगा? इसने नहीं है पूछा है दोस्तों। ये मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूं। कौन सा सिद्धांत नहीं है बताना भाई। इनमें से 3 तो सहायक सामग्री के सिद्धांत हैं और एक जो होगा वो क्या होगा? इसका सहायक सामग्री का सिद्धांत नहीं होगा। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप दोस्तों। प्रेरणा का सिद्धांत, बिल्कुल प्रेरणा का सिद्धांत सहायक सामग्री का कहलाता है दोस्तों, क्योंकि सहायक सामग्री के द्वारा बालकों को सीखने की प्रेरणा मिलती है। स्पष्टीकरण का सिद्धांत भी होता है दोस्तों, इससे विषय वस्तु स्पष्ट होती है। शब्दकोश में वृद्धि का सिद्धांत भी, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हो तो बालकों को कई प्रकार के नए नए शब्दों को श्रवण करता है जिनसे बालक का शब्द भंडार में वृद्धि होती है। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत ये नहीं है दोस्तों, है ना। शिक्षण अधिगम का सिद्धांत भाषा के अंतर्गत है, शिक्षण के अंतर्गत है, लेकिन सहायक सामग्री के सिद्धांतों में इस सिद्धांत को ऐड नहीं किया गया है। तो यहां पे जो सही, क्योंकि इसने नहीं है पूछा है ना दोस्तों, तो यहां पे जो नहीं है होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके चौथे नंबर, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ये यहां पे काम नहीं करता। अब शिक्षण का अधिगम तो होता है सहायक सामग्री के माध्यम से, लेकिन ये सिद्धांत नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं? उसकी जगह पे दूसरे दे रखे। रुचि का सिद्धांत अलग दे रखा है वहां पे, क्रियाशीलता का सिद्धांत अलग दे रखा है वहां पे, है ना। तो वहां पे क्रियाशीलता, रुचि, है ना, प्रेरणा, स्पष्टीकरण, शब्दकोश, इसके अंदर अधिगम आ जाता है ऑलरेडी, इसलिए इसको माना नहीं गया दोस्तों। डी आंसर यहां पे सही हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये तो सब जानते हैं दोस्तों, बहुत इजी प्रश्न है। चार्ल्स मैन, चार्ल्स मार्कस, चार्ल्स बेबेज या चार्ल्स रिलैंड के द्वारा किसका आविष्कार किया गया दोस्तों? किसका आविष्कार पूछा है आपने? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? कंप्यूटर का आविष्कार, टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है यह आपको बताना है। सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? टाइमिंग आपकी यहां पे होती है खत्म। देखिए दोस्तों, चारों जगह पे एक जैसे नाम दीजिए, चार्ल्स चार्ल्स चार्ल्स। ये फंसाने का तरीका होता है ना, क्योंकि उनको पता है भाई चार्ल्स के आगे वाला पहचान है। बहुत सारे बच्चों को आगे वाले नाम से ही पता होता है, उसने पीछे वाले नाम वही रखे और आगे वाले के सबके क्या कर दिया? चार्ल्स कर दिया। अब पहचानो किसे कहोगे? सही आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज। क्या आंसर होगा दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। कब किया था? तो 1822 में। कब किया था? यह माना जाता है दोस्तों, है ना, प्रथम रूप से एक बार कंप्यूटर जो अप्रायोगिक रूप से जिसने प्रयोग किया था, है ना, एक अनटेक्निकल तरीके से जिसका प्रयोग किया था, वो किसने किया था? तो जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? अगर आपको सन पूछ ले दोस्तों, 1822 क्या कहलाएगा इसका सन? ये एक प्रश्न और है भाई। TLM का विस्तारित नाम क्या है दोस्तों? शिक्षण सहायक अधिगम सामग्री को शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? TLM भी कहते हैं। इस TLM का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होगी? इस TLM का जो होगा दोस्तों, TLM मैंने बता रखा है ना, इस TLM का फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? आपके सामने मैंने ऑप्शन दे रखे हैं। आपके सामने मैंने कितने ऑप्शन दे रखे दोस्तों? 4 ऑप्शन दे रखे। एक में लिखा हुआ है टीचिंग लर्निंग मेथड। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? टीचिंग लर्निंग मेथड। एक में लिखा हुआ है दोस्तों टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक में लिखा हुआ है टीचिंग लर्निंग मेमोरी और एक में लिखा हुआ है टीचिंग लिसनिंग मेथड। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों? सही आंसर का जवाब देना है दोस्तों। किसका जवाब देना है? सही उत्तर आपका क्या होगा इसके अंतर्गत? 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लगा रखे भाई। कितने ऑप्शन लगा रखे हैं? 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लगा रखे हैं। टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेमोरी और टीचिंग लिसनिंग मेथड्स। ये होता है दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट। 10 सेकंड मिलेंगे इसका आंसर देने के लिए दोस्तों। 10 सेकंड ये टाइम आपका स्टार्ट होता है दोस्तों। मात्र 10 सेकंड में आपको इसका क्या देना है दोस्तों? आंसर देना है।
बहुत सिंपल सा प्रश्न है, टीएलएम किसे कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री, सामग्री को शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीएलएम कहते हैं। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप दोस्तों, आपका टाइम यहां पे खत्म होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा आपका? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या उत्तर होगा दोस्तों? टी का मतलब टीचिंग, एल का मतलब लर्निंग, एम का मतलब मटेरियल, यानी टीचिंग को लर्निंग करने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है जिसको शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। तो टीएलएम शॉर्ट फॉर्म में किसकी? शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बी वाला आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे आज की क्लास के कुछ अट्रैक्टिव प्रश्न जिसके माध्यम से अपन ने शिक्षण सहायक सामग्री में कुछ नए टॉपिकों को क्लियर करने की कोशिश की है, कुछ नई चीजों को ला करके कोशिश की है दोस्तों। मैं हर रोज की बार कहता हूं कि मैं हर बार आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ कि आपका क्या हो जाए दोस्तों? चयन हो जाए। तो आपको मुझसे 2 गुनी या 3 गुनी अधिक मेहनत करनी है, और जोश के साथ में और पावर के साथ में। जो जो आपको इस वक्त आपके दिमाग को आपको पढ़ने के लिए रोकती है उन सारी दुविधाओं को एक बार कम कर दिए। सारे शौक, सारे काम 3 महीने बाद, 26 सितंबर बाद सब कुछ किया जाएगा। बस 26 सितंबर तक केवल किताबें और आप, है ना, आप और आपका लक्ष्य, बस इन 2 चीजों को बीच में रखो, तब ये युद्ध जीत पाओगे दोस्तों। वरना ये रीट आपके ऊपर इतना भारी प्रहार कर देगी कि मैदान से उठा करके ऐसा बाहर फेंकेगी कि हवा ही नहीं लगेगी कहां है और कहां नहीं है दोस्तों। ऐसे अट्रैक्टिव तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, फुल मेहनत कर रहे हैं, प्रश्न कम आ रहे हैं, है ना, तो टाइम भी अपना कम लग रहा है, लेकिन जितने ला रहे हैं उसमें से अपन समझाने की कोशिश करें। आपने देखा होगा पूरी क्लास पहले प्रश्न से लेकर के अभी तक के प्रश्नों में मैंने एक भी बीच में कोई फालतू बात नहीं की, केवल पॉइंट से जुड़ते हुए। कभी आपको कुछ नहीं किया, ये तक नहीं बोला मैंने कभी आपको इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, या इसको ना किसी को बता दो। कोई जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है, आपका काम है, आपको आपकी सीट निकालनी है। दुनिया का ठेका आपने नहीं ले रखा है दोस्तों, आपको अपना काम करना है। इसलिए यहां पे आइए, फिर आपको यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि समझाने की। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे उससे भी बेहतर या पूर्ण रूप में मुझे थ्योरी क्लासेस यहां पे पढ़नी है दोस्तों, तो मैंने एक नाम मात्र के शुल्क में 199 रुपीज, ओनली 199 रुपए में सारे टीचिंग मेथड्स का एक ऐप लॉन्च कर रखा है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें स्टोर में जाकर के आप जिस रीट लेवल फर्स्ट सेकंड में एसएसटी या मैथ्स में जिसका भी एग्जाम दे रहे हैं उसको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद, पे करने के बाद में आपका कोर्स खुल जाएगा। हिंदी शिक्षण वीडियो के मैंने 25 क्लासें अभी तक पिछले 7 दिनों में वहां पे अपलोड कर दी। रोज से 3 से 4 क्लासें वहां पे क्या होती है दोस्तों? अपलोड होती है। वहां पे जाकर के आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और ऐप लेने वाले बच्चों को जो अपनी ई बुक आ रही है रीट की, वो ई बुक ऐप लेने वाले बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी। वरना उस ई बुक की भी 99 रुपीज जो है ना, ऐप वालों ने इसकी प्राइस रख रखी है दोस्तों। तो ई बुक में जाकर आप ऐप में जाकर के उस ई बुक को निःशुल्क पढ़ सकते हो। तो यहां से भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। और यूट्यूब पर तो रोज रात को 9 बजे बने रहिए दोस्तों। मैं थोड़ा सा दुविधा में फंसा हुआ हूं, बस दुविधा से बाहर निकलने दीजिए। आपकी 2 से 3 क्लास में यूट्यूब पर कर दूंगा ऐसी प्रश्नोत्तरी की। और अब मैं सब्जेक्ट वाइज करूंगा। एक बार गणित विज्ञान वालों की अलग आएगी, भाषा की अलग आएगी, फर्स्ट लेवल वालों की अलग आएगी। तीनों की प्रश्नोत्तरी चलाएंगे अपन यूट्यूब पे, तीनों की तीनों लाइव। बस आप एक साथ में बने रहिए, इसी के साथ में तैयारी करते रहिए। मैं आपके ये 50 नंबर शिक्षण वीडियो की हिलने नहीं दूंगा, इतनी कोशिश में लगा हूं दोस्तों। मिलते हैं अगली बार नए अट्रैक्टिव प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।